हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के हाइब्रिडाइजेशन में sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसका स्टेरिक नंबर कितना होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 p कर रहे हैं, एक d कर रहा है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 5 ऑर्बिटल। तो इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा 5। 5 स्टेरिक नंबर का मतलब है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद 5 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ये आप जानते हो कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ऑर्बिटल्स नए बनते हैं। तो यहाँ पर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और वहां से बन जाएंगे 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ये 3D स्पेस में कैसे अरेंज होंगे, इनका ओरिएंटेशन क्या होगा, इनके बीच में एंगल्स क्या होंगे, वो सारी बातें डिपेंड करती हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान इन 5 में कौन कौन से ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो आइए देखो समझते हैं इस चीज को। जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें एक तो s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, 3 p ऑर्बिटल्स। तो p में कौन कौन से हो गए? px, py और pz। हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल्स 3 ही होते हैं एक सबसेल में, और एक उसमें d पार्टिसिपेट करता है। तो ये टोटल 5 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने के बाद 5 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनका नाम होता है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है यहाँ तक? अब इनकी ज्योमेट्री क्या होगी ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये जो d ऑर्बिटल है ये कौन सा पार्टिसिपेट करेगा। आप जानते हैं कि d ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, तो उन 5 d ऑर्बिटल में से इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो डिसाइड करेगा यहाँ पर कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। अगर वो d ऑर्बिटल जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ये ध्यान में रखना कि साथ में px, py, pz और s ये तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। अब हम बात करें कि d कौन सा पार्टिसिपेट यहां पर करेगा। अगर ये d ऑर्बिटल dz² हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर बन जाएगा sp3dz²। और अगर ये जो d ऑर्बिटल है ये हुआ अपना dx² y², तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे sp3d x² y²। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं इनकी ज्योमेट्री की। देखो जब ये dz² पार्टिसिपेट करता है तो इस केस में इसकी जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पर ज्योमेट्री कौन सी बन जाएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जब dz² पार्टिसिपेट करेगा, सॉरी dx² y² पार्टिसिपेट करेगा, तब ज्योमेट्री होती है यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल। तो ये थी इनकी ज्योमेट्रीज। अब कौन से केस में dz² पार्टिसिपेट करता है और कौन से केस में dx² y² पार्टिसिपेट करता है ये हमें समझना है। लेकिन देखो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की, मतलब कोवेलेंट केमिस्ट्री में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री कौन सी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको शॉर्ट में टीबीपी भी बोलते हैं। और जो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है ये कोवेलेंट कंपाउंड में लेस कॉमन होती है। ध्यान रहे, तो हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स की। और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उन कोवेलेंट कंपाउंड्स में ये होती है कॉमन ज्योमेट्री, या से कहूँ मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री, और ये वाली ज्योमेट्री होती है लेस कॉमन ज्योमेट्री। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जितने भी केमिकल बॉन्डिंग में सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो लगभग या ऑलमोस्ट 100% आप बोल सकते हो वो क्वेश्चन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के होते हैं जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंडर आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इस टॉपिक में हम केवल और केवल टीबीपी की बात करने वाले हैं। स्क्वायर पिरामिडल की बात करेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स के अलावा जो और कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं टीबीपी ज्योमेट्री के बारे में। टीबीपी की फुल फॉर्म होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है,
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो s ऑर्बिटल मिक्स होता है px के साथ, py के साथ, pz के साथ और dz² के साथ। ये 5 ऑर्बिटल मिक्स होंगे और 5 ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बनने वाले हैं। अब हमें एक बहुत ही जबरदस्त बात यहाँ पर सीखनी है और वो ये है कि जब इन 5 ऑर्बिटल्स को मिक्स किया गया तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ही क्यों बनी, कोई और ज्योमेट्री यहाँ पर क्यों नहीं बनी। वो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल क्यों नहीं हुई, वो ज्योमेट्री कोई और मतलब स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं हुई, या फिर कोई ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल के अलावा वो ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल क्यों नहीं हुई। ये बात हमें यहाँ पर समझनी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये s ऑर्बिटल, ये px, ये py, ये pz और ये dz², ये पांचों के पांचों आपस में एक दूसरे से मिक्स होते हैं। मतलब ये इससे भी मिक्स होता है, ये इससे भी मिक्स होता है, ये इससे भी मिक्स होगा और ये इससे भी मिक्स होगा। ऐसे ही px भी इन सबसे मिक्स होगा और dy py भी इन सबसे मिक्स होगा और ये पांचों आपस में मिक्स होके और वो बनाएंगे क्या, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आपका ऐसा सोचना बेहद गलत है क्योंकि ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। और इसी चीज को हमें समझना है कि क्यों ये पांचों आपस में एक दूसरे में हर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, क्यों एस है वो dz² के साथ में मिक्स नहीं होता, क्यों एस यहाँ पर pz के साथ मिक्स नहीं होता और क्यों इनमें से सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। यही हमें इसमें समझना है। तो जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये डायरेक्शन जेड एक्सिस मान रहा हूं मैं, और ये वाले डायरेक्शन जो एक्स जेड के परपेंडिकुलर है इसको हमने मान लिया वाई डायरेक्शन। ठीक है, और हमें पढ़नी है इन पांचों ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग। तो देखिए समझते हैं कि कैसे मिक्स होंगे वाले। अच्छा, ये एक्स वाई और जेड जो मैंने माना है, ये आप किसी को भी एक्स और किसी को वाई किसी को भी जेड मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, इनकी मिक्सिंग समझते हैं, जरा समझिए ध्यान से। मान लीजिए अपने पास एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल होता है आप जानते हैं शेप में। ये अपने पास पी एक्स ऑर्बिटल है, आप देख रहे हैं ये अलोंग द एक्स एक्सिस है। ये अपने पास पी वाई ऑर्बिटल है, आप साथ साथ यहां पर देखते रहिए। ये अलोंग द वाई एक्सिस बनाया हमने। उसके बाद ये वाला ऑर्बिटल है पी जेड अलोंग द जेड एक्सिस, और साथ में आप जानते हैं d² होता है इस तरह का, दो लोब्स यहाँ पर चारों तरफ इसके लिपटी हुई होती हैं और ये बन जाएगा ऑर्बिटल dz²। इन पांचों में हमें समझना है कि ये कैसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में कैसे टीपीपी ज्योमेट्री बनाएंगे। तो देखिए होता क्या है इन तीनों में, एस पी एक्स और पी वाई ये तीनों आपस में मिक्स होते हैं और पी जेड और dz² ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं। और कैसे मिक्स होंगे, देखिए जब ये एस पी एक्स और पी वाई आपस में मिक्स होंगे तो देखो एक एस मिक्स हो रहा है, एक पी एक्स मिक्स हो रहा है और एक पी वाई मिक्स हो रहा है। तो यहां पर ये मिक्सिंग के बाद बनाएंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे यहाँ पर, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पर कौन कौन मिक्स हो रहा है, तो p मिक्स हो रहा है और एक d मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पर ये बनाएंगे pd हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये इसमें नई बात है। आप समझते थे कि ये पांचों आपस में मिक्स होंगे और पांचों आपस में मिक्स होने के बाद में sp3d बनाएंगे, पांचों के पांचों नहीं, ये बनाएंगे sp2 हाइब्रिड और ये बनाएगा pd हाइब्रिड बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये sp2 हाइब्रिड कितने बनेंगे, तो देखिए 1 2 3 तीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बन जाएंगे 3 sp2 हाइब्रिड और ये बन जाएंगे 2 pd हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पर 2 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि जो नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ये स्पेस में कैसे ओरिएंटेड होंगे। तो आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर जो px और py मिक्स हुए हैं वो केवल ये x एक्सिस के अलोंग है, ये y एक्सिस के अलोंग है, और s तो स्फेरिकल होता है भाई, इसकी तो कोई डायरेक्शन होती नहीं ना। तो ये जो तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये केवल और केवल xy प्लेन में ही अरेंज होंगे, क्योंकि इनमें तो z शामिल ही नहीं है। अरे भाई इनमें से कोई भी एक ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जिसमें z एक्सिस हो, मतलब इनमें z तो शामिल नहीं है। तो ये तीनों के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल और केवल xy प्लेन में ही ओरिएंट होंगे। ये z एक्सिस के अलोंग कभी भी अपने आप को ओरिएंट नहीं करेंगे। क्लियर है। ऐसी मैं बात करूं pz और dz² की, तो आप एक चीज नोटिस करना, pz भी अलोंग द z एक्सिस है और dz² भी अलोंग द z एक्सिस है।
मतलब मैं कह दूंगा कि ये दो जो पीडी ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप को अलोंग दी जेड एक्सिस अलाइन कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? अब दोनों को समझना, ये तीनों sp2 एक्स वाई प्लेन में, ये दोनों पीडी जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, और हम जानते हैं कि जो जेड एक्सिस होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है किसके? एक्स वाई प्लेन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिस प्लेन में अलाइन होंगे, जिस प्लेन में खुद को ओरिएंट करेंगे, जिस प्लेन में ओरिएंटेड होंगे, ये दोनों पीडी उसके परपेंडिकुलर होंगे। तो जरा समझते हैं ज्योमेट्री कैसे बनेगी। मान लीजिए जो आपके तीन sp2 हाइब्रिड हैं ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। ये सेंट्रल एटम है यहाँ पर, और ये पहला sp2 हाइब्रिड, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड, और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड। हम जानते हैं कि अगर sp2 हाइब्रिड है और तीन ऑर्बिटल हैं तो तीनों स्पेस में एक दूसरे को इस तरीके से एडजस्ट करना चाहेंगे कि इनके बीच का बॉन्ड एंगल मैक्सिमम हो, और एक प्लेन में इनके बीच का मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना हो सकता है? 120। तो तीनों आपस में 120 के लॉन्ग एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो दोनों डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें ये दोनों किसके लॉन्ग होंगे? जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ये पीडी ऑर्बिटल्स एक दूसरे को इस तरह से अरेंज करना चाहेंगे कि इनके बीच का एंगल भी क्या हो? मैक्सिमम हो। और जेड एक्सिस के लॉन्ग एक ऊपर की तरफ आ जाएगा, एक नीचे की तरफ आ जाएगा। तो एक पीडी हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये रहा, दूसरा पीडी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 180। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर देखो एक सेंट्रल एटम तो यहाँ पर है, एक सेंट्रल एटम है यहाँ पर, दो सेंट्रल एटम कहाँ से है? ये एक ही सेंट्रल एटम है। ये एक ही सेंट्रल एटम के तीन sp2 हाइब्रिड यहाँ पर है और pd हाइब्रिड यहाँ पर है। क्लियर है? जब आप इन दोनों ज्योमेट्रीज को मर्ज करोगे, मर्ज करके जब आप इन दोनों से एक ज्योमेट्री बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है। ये सेंट्रल एटम, ये sp2, ये sp2 और ये sp2। उसके बाद जो pd हाइब्रिड है, pd हाइब्रिड एक ऊपर की तरफ, एक pd हाइब्रिड नीचे की तरफ, और इस तरीके से आपको देखने में ऐसा लगेगा। देखिए इसको एक ध्यान से देखना इसको, ये एक ट्रायंगल है, और अगर मान लीजिए एक एटम यहां है तो जब आप इसको इससे मिलाएंगे, जब आप इसको इससे मिलाएंगे, और जब आप इस ऊपर वाले एटम को इन तीनों से मिलाएंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि ऊपर एक पिरामिड बन रहा है। क्या बन रहा है? एक पिरामिड। ऐसे ही जब आप इस नीचे वाले को इन तीनों से मिलाएंगे, इससे और इससे, तो आप देख सकते हैं कि एक पिरामिड नीचे बन रहा है, बीच में ट्रायंगल बन रहा है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। और यही वो ज्योमेट्री है जिसको आप बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। आपको समझ में आ गया होगा कि जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और जब उसमें dz² पार्टिसिपेट करता है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये पांचों आपस में एक साथ मिक्स हो जाएं। तीन अलग मिक्स होंगे और दो अलग मिक्स होंगे। जो तीन अलग मिक्स होंगे वो xy प्लेन में होंगे, और जो दो अलग होंगे वो अलोंग z एक्सिस होंगे, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरीके से sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बाद ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये अपना सेंट्रल एटम है यहाँ पर, ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये अपना तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके अलावा एक इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ और एक इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, और ये बन जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। अब हमें इसके लिए ये देखना है कि इस ज्योमेट्री में कौन कौन से तो बॉन्ड एंगल होंगे, टोटल कितने बॉन्ड एंगल होंगे वो हमें देखना है। तो देखिए अगर मैं इसमें यहाँ पर मार्किंग कर लूं तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सेंटर में इसको O बोल देते हैं, ये A, ये B और ये C और ये D, ये E। आप देख रहे हैं कि जो ये BOC, COD और BOD, ये तीन बॉन्ड एंगल तो इसके अंदर ऐसे हैं जो 120 डिग्री के हैं। जो तीन बॉन्ड एंगल हैं वो इसमें कितने हैं? 120 डिग्री है। ऐसे ही जब आप ऐसे देखेंगे AOB या फिर AOC और AOD, अरे ये जो BCD है ना, ये तीनों एक ही प्लेन में है, और AOA इनके परपेंडिकुलर है। तो AB के साथ भी, AC के साथ भी और AD के साथ भी, इन तीनों के साथ 90 का एंगल बनेगा। ऐसे ही जो नीचे E है वो भी नीचे से EOB, EOC
और ई और डी ये भी कितने के एंगल होंगे 90 के, तो मतलब 3 90 के एंगल ऊपर होंगे। देखो ये रहा 90 का एंगल, ऐसे ये इससे 90 का बनाएगा, ऐसे ये इससे 90 का बनाएगा, ऐसे 3 90 के एंगल होंगे नीचे। तो इसमें टोटल 6 एंगल्स होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। और एक ए ओ बी जो एंगल है वो एंगल है यहाँ पर 180 डिग्री का। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि टोटल इसमें कितने बॉन्ड एंगल हैं 10। और वो जो बॉन्ड एंगल्स हैं उसमें से सारे के सारे सेम नहीं है, ये कुछ 120 के हैं, कुछ 90 के हैं, कुछ 180 के हैं। एक बात और ध्यान रहे, ये जो मैं आपको बॉन्ड एंगल्स बता रहा हूँ इस टाइम पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये सेंट्रल एटम है, यहाँ बी पर भी कोई एटम रखा हुआ है, ए पर भी कोई एटम रखा हुआ है, यहाँ भी कोई एटम है, यहाँ भी एटम है। मतलब इस सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में पांचों पोजीशन पे एटम रखे हुए हैं, तब उसमें टोटल 10 बॉन्ड एंगल होंगे। उसमें से 3 120 के, 6 90 के और एक 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। टीबीपी ज्योमेट्री में दो टाइप की पोजीशंस होती हैं। पहली पोजीशन होती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, और सेकंड होती हैं एक्सियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशंस ये पोजीशंस होती हैं, इनको नंबरिंग कर लेते हैं जैसे 1 2 और 3। तो इस सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन नंबर 1 है, 2 है और 3 ये तीन होती हैं इसके अंदर इक्वेटोरियल पोजीशन। और इस ट्राइएंगल के जो परपेंडिकुलर प्लेन में या जो इसके परपेंडिकुलर ये पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5 होती हैं, ये होती हैं एक्सियल पोजीशंस। और इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ही भयंकर डिफरेंस होता है। अगर आपने वो डिफरेंस नहीं समझा तो ट्राइगनल बाइपिरामिडल या sp3d के सवाल आपसे होना मुश्किल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, जब मिक्सिंग हो रही थी तो हमने देखा था कि जो ये इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बने थे और ये एक्सियल वाले किससे बने थे, pd से बने थे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं परसेंटेज एस करेक्टर की, तो आपको पता है कि जो बॉन्ड sp2 हाइब्रिड से बनता है उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर जो होते हैं वो परसेंटेज एस करेक्टर होते हैं 33%। कितने होते हैं 33%। वहीं पर जो बॉन्ड पीडी मिक्सिंग से बना हो तो उसमें तो एस शामिल ही नहीं हुआ, और जिस मिक्सिंग में एस शामिल ही नहीं हुआ उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कितने होंगे 0% होंगे। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है, सुनना ध्यान से। आप सब जानते हो कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ परसेंटेज एस करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितने परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होती है, कम होती है। तो अगर मैं आप यहाँ से आपसे पूछूं कंपैरिजन, आपसे कंपैरिजन करवाना चाहूं कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होगी, इक्वेटोरियल की होगी या एक्सियल की, तो आंसर है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है किसकी, एक्सियल की। क्योंकि जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर बिल्कुल भी नहीं है उसकी बॉन्ड लेंथ 33% एस करेक्टर वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की कि इन दोनों बॉन्ड में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड जितना ज्यादा लेंदी होगा, बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, कम। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होती है, इक्वेटोरियल की, किससे, एक्सियल से। तो यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं क्या, कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स छोटे होते हैं, मतलब उनकी लेंथ कम होती है, शॉर्टर होते हैं, और स्ट्रोंगर होते हैं, मतलब वो बॉन्ड छोटे होंगे और साथ में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे। और वहीं पर जो एक्सियल बॉन्ड होंगे वो वाले लंबे होंगे, वो लॉन्गर होंगे, और साथ साथ वीक बॉन्ड होते हैं। वीक का मतलब ऐसा नहीं है कि वो टूटे हुए रहते हैं, टूट जाएंगे इजीली। वीक का मतलब है कि वो इक्वेटोरियल की कंपैरिजन में वीक होते हैं और इक्वेटोरियल एक्सियल से क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो टीबीपी ज्योमेट्री में दो पोजीशंस होती हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल। इक्वेटोरियल पोजीशन कौन कौन सी हैं, 1 2 3। एक्सियल कौन सी हैं, 4 और 5। तो अब हमने देखा कि टीबीपी ज्योमेट्री में दो टाइप की पोजीशन होती है, एक इक्वेटोरियल, दूसरी एक्सियल। इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं और क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं।
जबकि एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्गर होते हैं और कैसे होते हैं, वीकर होते हैं। किसके कंपैरिजन में, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में। तो अब हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन से ग्रुप्स हैं जो इक्वेटोरियल पर जाएंगे, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जुड़ना चाहेंगे, और वो कौन से ग्रुप हैं जो एक्सियल पोजीशन को प्रेफर करेंगे, ये जानना हमें जरूरी है। तो इसके लिए देखो समझते हैं दो बातें। पहला हम बात करते हैं लोन पेयर की। आप जानते हैं कि लोन पेयर किसी भी एटम पर प्रेजेंट अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अनशेयर्ड का मतलब क्या होता है कि उसने किसी के साथ शेयर नहीं कर रखा, वो एक एटम के खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसने किसी से बॉन्ड नहीं बना रखा। तो आप ऐसे देख रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनशेयर्ड है, जब इसने किसी से बॉन्ड नहीं बना रखा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल और केवल जो ए है उस ए के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। या फिर मैं ऐसे कहूं कि इस लोन पेयर को, या इसमें लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको केवल और केवल ए के प्रोटॉन या ए का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। अरे उसको कोई और थोड़ी कर रहा है, उसको केवल कौन कर रहा है, ए का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। और आप जानते हैं कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। इसीलिए लोन पेयर जो है वो हमेशा न्यूक्लियस के पास रहना चाहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा उसको न्यूक्लियस से अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा मिलने वाला है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आपने बहुत पढ़ा है कि एस, पी, डी और एफ में से न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन होता है, एस ऑर्बिटल। मतलब ये हुआ कि जो लोन पेयर न्यूक्लियस के हमेशा पास रहना चाहता है वो हमेशा चाहेगा कि वो एस ऑर्बिटल में रहे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको प्योर एस मिले। तो इसलिए वो बोलता है कि लोन पेयर की टेंडेंसी हमेशा ऐसी होती है कि उस ऑर्बिटल में रहना जिस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा से ज्यादा हो, जितना पॉसिबल हो उतने उसमें परसेंटेज एस करेक्टर हो। क्लियर है यहाँ तक? इसीलिए बोला जाता है कि जो लोन पेयर होता है वो परसेंट एस को लाइक करता है, या ऐसे कह सकता हूँ परसेंट एस लवर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो पहली बात ये समझना कि जितने भी लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम पर टीबीपी ज्योमेट्री में, वो लोन पेयर हमेशा और हमेशा परसेंट एस ज्यादा वाले ऑर्बिटल में रहना चाहेंगे, और वो आप जानते हो कौन से होते हैं, इक्वेटोरियल। तो इसीलिए याद रखना कि लोन पेयर हमेशा कहाँ जाना चाहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। क्लियर है? दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, बॉन्ड पेयर की। बॉन्ड पेयर, देखिए बॉन्ड पेयर दो टाइप के होते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। एक बॉन्ड पेयर होते हैं सिंगल बॉन्ड पेयर, और दूसरे होते हैं मल्टीपल बॉन्ड पेयर। सिंगल बॉन्ड पेयर का मतलब जैसे ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, और मल्टीपल बॉन्ड पेयर का मतलब ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। दोनों को समझते हैं। मान लीजिए यहां पर ए एटम और बी एटम के बीच में एक बॉन्ड पेयर बना है, और आप जानते हैं कि बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है। और आप ऐसा मान लीजिए कि जो बी वाला एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? मान लीजिए कि ए से ज्यादा है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास खींच के रखना चाहता है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ए से जितना पॉसिबल होगा उतना दूर रखेगा, और खुद के क्या रखेगा, पास में रखेगा। मतलब बी हमेशा चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए से क्या हो, दूर हो, ए से ज्यादा डिस्टेंस पर हो और बी के पास में हो। तो एक बात यहां से समझते हैं, ऐसा एग्जांपल समझना। मान लीजिए कि ये जो ऑर्बिटल है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसके साथ में बी जुड़ा हुआ है, एक तो ये वो ऑर्बिटल है जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो ज्यादा है, और एक मान लीजिए कि ये ऐसे ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर जो हैं वो कम है। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, आप ऐसे समझ लिए, ए अपना सेंट्रल एटम, ए को सेंट्रल एटम मान लो। ठीक है, सेंट्रल एटम से बी एक तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ जिसमें परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है, और एक उससे जुड़ा हुआ जिसमें परसेंट एस करेक्टर कम है। और अभी अभी आपने देखा था वो ऑर्बिटल जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, और जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। और अभी भी मैंने आपको बताया था
अगर ये बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये उस ऑर्बिटल में रहना चाहेगा, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास जितना पास हो सके उतना पास में रखना चाहेगा, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो ए से किसी एक ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल से कनेक्टेड हो जिसकी लेंथ ज्यादा हो, और लेंथ ज्यादा तब होती है जब परसेंटेज स्कैटर क्या होगा, कम होगा। तो यहां से मैं सीधा सीधा ऐसे कह सकता हूं कि अगर आपका साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो चाहेगा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास आ जाए, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास लाने के लिए वो चाहेगा कि सेंट्रल एटम के वो कम परसेंट एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल से जुड़ा हो। ध्यान रहे ये जो मैं लेस परसेंटेज कैरेक्टर बता रहा हूं ना, ये सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी बात कर रहा हूं। अरे ये ध्यान रखना, आप सुनना, यहां पर सेंट्रल एटम है, हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका है, सेंट्रल एटम का, उससे जुड़ा हुआ कौन है, बी जुड़ा हुआ है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, जो बी है। तो मैं कह रहा हूं कि बी सेंट्रल एटम के उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ना चाहेगा जिसमें परसेंटेज फैक्टर क्या है, कम, जिससे बॉन्ड लंबा होगा, और बॉन्ड अगर लंबा होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर बी के ज्यादा पास में रहेगा। क्लियर है यहां तक? तो यहां से नेक्स्ट बात हमने ये सीखी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि फ्लोरीन, वो फ्लोरीन हमेशा परसेंटेज को डिसलाइक करता है, वो नहीं चाहता कि परसेंटेज ज्यादा हो वहां वो जाके जुड़े। मतलब आप कह सकते हो कि परसेंटेज को डिसलाइक करेगा तो कम परसेंटेज वाली जगह पर जाएगा, और कम परसेंटेज वाली जगह कौन सी होती है आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वो होती है एक्सियल। हम बात कर रहे हैं टीबीपी ज्योमेट्री की, और टीबीपी में कम परसेंटेज वाला कौन सा होता है, एक्सियल। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पर जुड़ेगा। अब हम बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड पेयर की। मल्टीपल बॉन्ड तब बनता है जब पहले ए और बी के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना हो। आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड के बाद में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होने के बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हम बोल देंगे कि ए के बीच में पहले सिग्मा था और अब क्या बन गया, पाई, और उसको बोल देंगे मल्टीपल बॉन्ड पेयर। आप सब जानते हैं कि पाई बॉन्ड जो होता है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किस पर, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स पर, कि जो ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं उनकी साइज जितनी कम होगी ओवरलैपिंग उतनी बढ़िया होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग उतनी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी बनने वाला पाई बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर है यहां तक? साथ ही साथ ये जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, इस सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, ये जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है, इस सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बनने वाला पाई बॉन्ड उतना ही वीक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ए और बी दूर दूर हो जाएंगे, और ए और बी जितने दूर दूर होंगे, मान लो एक तो ए और बी यहाँ पर, और मान लो एक ए और बी यहाँ है, तो इनके बीच में अगर ये सिग्मा बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ गई तो डिस्टेंस बढ़ने से इनके जो पी ऑर्बिटल्स हैं उसके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, और जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बनने वाला पाई बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। इसका मतलब सुनिए, पाई बॉन्ड वहां बनना प्रेफर करेगा जहां पर बॉन्ड लेंथ कम हो, और बॉन्ड लेंथ कम वहां होती है जहां पर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये बॉन्ड लंबा है तो इसका मतलब इसमें परसेंटेज करेक्टर क्या हो गए, कम हो गए। तो मतलब जहां परसेंटेज करेक्टर कम है वहां पर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, और अगर वहां पाई बॉन्ड नहीं बनेगा इसका मतलब एक्सियल पोजीशन पर पाई बॉन्ड नहीं बनना चाहेगा, वो हमेशा कहां बनना चाहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो यहां से अपने को तीन बातें समझनी है। अगर लोन पेयर आए तो प्रेफर करेगा किसको, इक्वेटोरियल को। अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आए तो कहां जाना चाहेगा, एक्सियल पर। जैसे कि मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, मान लो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कहां जाना चाहेगा, एक्सियल पर। और अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड आए, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड आ जाए, तो वो भी कहां जाना प्रेफर करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। लेकिन ध्यान रहे, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां जाना चाहता है, एक्सियल पर। लेकिन फिर भी ये ऑक्सीजन कहां जाएगा,
इक्वेटोरियल पे जाना प्रेफर करता है? क्यों करता है, जरा समझिए। आप जानते हैं कि सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड किसको प्रेफर करता है? इक्वेटोरियल को। इसलिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो एक्सियल पोजीशन को प्रेफर करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के केस में अगर अकेला ऑक्सीजन है और अगर वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पर। क्लियर है? ऐसे आप और भी ग्रुप्स की बात कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं CH2 ग्रुप की। CH2 ग्रुप है, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 में से 2 बॉन्ड तो H के साथ बना चुका है, तो CH2 ग्रुप किससे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से। और जो ग्रुप डबल बॉन्ड से जुड़ गया वो कहां जाना चाहेगा? वो जाना चाहेगा इक्वेटोरियल पर। ऐसे में अगर बात करूं CF2 की, तो CF2 भी किससे जुड़ता है? डबल बॉन्ड से, तो ये भी कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं CF3 की, तो कार्बन के साथ में 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन, और वो इस पूरे के पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देंगे। और जब ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो ये CF3 ग्रुप जो है, ध्यान रहे पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ये CF3 ग्रुप जो है वो जाके जुड़ना चाहेगा एक्सियल पोजीशन पर। यहां तक सबको क्लियर होगा? तो आपको सिर्फ ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतनी सी पिक्चर याद रखनी है कि लोन पेयर जाएगा इक्वेटोरियल पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाएगा? एक्सियल पर, और मल्टीपल बॉन्ड जाता है, डबल बॉन्ड कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। स्पेशल ध्यान रखना है ऑक्सीजन का, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फिर भी कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पे जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट केसेस की टीबीपी ज्योमेट्री में। तो यहां से आप जानते हैं कि इसका स्टेरिक नंबर कितना है? 5, जो इक्वल होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो इसका टोटल 4 केस बनते हैं। पहला केस जिसमें 5 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर हो। दूसरा केस क्या बन जाएगा? हो सकता है कि 4 सिग्मा हो और 1 लोन पेयर मौजूद हो। तीसरा केस 3 सिग्मा हो और 2 लोन पेयर मौजूद हो। और लास्ट केस हो सकता है कि 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 3 लोन पेयर वहां पर प्रेजेंट हो। ये टोटल अपने पास 5 केस है। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ज्योमेट्री की, कि इनकी ज्योमेट्री क्या क्या होगी हर एक केस में। ये सेंट्रल एटम, 1 सिग्मा, 2, ये 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गए, चौथा एक्सियल और ये 5वां एक्सियल। इस तरीके से ज्योमेट्री बन जाएगी। ज्योमेट्री इसकी बन जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जब इसमें 4 सिग्मा होंगे और 1 लोन पेयर होंगे, तो मैंने आपको अभी भी बताया कि लोन पेयर कहां जाना चाहता है? हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो बीच में यहां पर सेंट्रल एटम, ये यहां पर कितना आएगा? एक लोन पेयर आ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और बाकी 2 इक्वेटोरियल पे सिग्मा बॉन्ड, यहां पर एक्सियल, यहां एक्सियल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? टीपीपी ज्योमेट्री। इसकी भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी। जब 2 लोन पेयर होंगे तो एक इक्वेटोरियल पर पहला लोन पेयर, दूसरे इक्वेटोरियल पे दूसरा लोन पेयर, ये यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और ये ज्योमेट्री बन जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जैसे ही जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 लोन पेयर होंगे, तो पहला लोन पेयर, दूसरा और तीसरा लोन पेयर, ध्यान रहे तीनों के तीनों लोन पेयर कहां आएंगे? इक्वेटोरियल पर, और ऊपर की तरफ एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा नीचे की तरफ, और ज्योमेट्री बन जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं कि इनकी शेप क्या होगी। तो सबसे पहले एक फर्क समझ लीजिए आप ज्योमेट्री और शेप में। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेक करते हैं तो हम वहां पर चेक करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं, वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे ओरिएंटेड हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी शामिल है यहाँ पर और लोन पेयर भी शामिल है। ठीक है, ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कैसे ओरिएंटेड है यहाँ पर। तो इसके अंदर देखो यहाँ 5 लोन पेयर है, सब में 5 लोन पेयर, सॉरी टोटल 5 बॉन्ड पेयर है यहाँ पर। इसमें 1 लोन पेयर और 4 क्या है? बॉन्ड पेयर। यहाँ पर 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। यहाँ पर क्या है? इसमें 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो सब में 5-5 इलेक्ट्रॉन पेयर है और सारे के सारे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में ओरिएंटेड है। तो इस हर एक केस में ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हम बात करते हैं शेप की।
शेप जब हम चेक करते हैं तब हम चेक करते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है, हाँ यहाँ भी मैंने केवल सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात की, अगर कोई पाई बॉन्ड हो तो उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, केवल सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात करेंगे। तो शेप में चेक करते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है वो कैसे ओरिएंटेड है। ध्यान रहे यहाँ पर लोन पेयर को कभी भी चेक नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं कि जो पहली ज्योमेट्री में तो सारे के सारे सिग्मा ही है, तो पहले केस में शेप क्या बन जाएगी, टीबीपी। दूसरे केस में यहाँ लोन पेयर आ गया, तो शेप तो शेप के लिए केवल क्या, यहाँ पर सेंट्रल एटम, एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, और ये जो शेप बनती है इस शेप का नाम होता है सीसो शेप। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है देख कर कि ये के शेप है, लेकिन ध्यान रहे ये के शेप नहीं है। के शेप क्यों नहीं है, जरा समझते हैं इसको। आपको पता है ये कुछ ज्योमेट्री इस तरीके से बनी होती है, इधर लोन पेयर, ये एक बॉन्ड, ये बॉन्ड। आप एक बार के लिए मान लो कि ये वाले दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ठीक है। अब ऐसे समझो कि एक बॉन्ड ऊपर वाले प्लेन में बना हुआ है और एक बॉन्ड बना हुआ है इसके नीचे वाले प्लेन में। तो एक के टाइप ज्योमेट्री नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाले तो एक ही प्लेन में, ये वाला बॉन्ड सेम प्लेन में, और ये वाला बॉन्ड इनके परपेंडिकुलर प्लेन में ऊपर की तरफ है, और ये वाला नीचे की तरफ है। जबकि के तो कैसे बनता है, के में तो देखो सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में होने चाहिए थे। अरे के में तो इस सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में ये बॉन्ड, ये और ये चारों एक ही प्लेन में होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ चारों किस में है, ये दो सेम प्लेन में, बाकी एक ऊपर एक कहाँ है, नीचे। तो ये ज्योमेट्रिक केस, सॉरी ये शेप के शेप नहीं होती, इसका नाम होता है सीसो शेप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी शेप क्या होगी। आपको अभी देख के ऐसा लग रहा है कि सर ये तो कुछ बहुत ही अजीब सी शेप बन रही है, लेकिन एक बात बताना, मान लीजिए मुझे दो लोन पेयर यहाँ पर रखने और मेरे पास तीन इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो वो दोनों लोन पेयर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक लोन पेयर यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया, या फिर इसकी तरह मैंने एक लोन पेयर यहाँ रखा और एक लोन पेयर यहाँ रखा, या फिर मैंने एक लोन पेयर यहाँ रखा और एक यहाँ रख दिया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों की तीनों इक्वेटोरियल पोजीशंस आइडेंटिकल हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे से 120 के एंगल पे हैं। तो आप दोनों लोन पेयर को कहीं पर भी पुट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो ये बन जाएगी आपकी टी शेप। देखिए टी शेप बनी हुई है यहाँ पर, और ये आपको दिखाई दे रहा है एक लीनियर शेप बन जाएगी, क्योंकि जब भी आप शेप देखेंगे, लोन पेयर आपको देखने नहीं है शेप देखते वक्त, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल एटम, एक साइड एटम ऊपर, एक साइड एटम नीचे, और ये जो शेप है ये बन जाएगी लीनियर शेप। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। जो इसकी जो ज्योमेट्री है वो हम देख चुके हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, और जो इसकी शेप है वो भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। एग्जांपल PCl5। जब आप इसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से, हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सोल्व करने पर आ जाएगा हाफ। फॉस्फोरस के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, मोनोवेलेंट 5 है, कैटायनिक चार्ज 0, एनायनिक चार्ज 0, और ये बन जाएगा 5। इसका मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ होता है तो आप इस तरीके से पता लगाते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप पीछे की इसी सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग में जो लास्ट वीडियोज है वो देखकर उसमें बताया गया है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी ज्योमेट्री बनेगी कैसे। तो सेंटर में फॉस्फोरस, 5 क्लोरीन ऐड कर दो, क्लोरीन 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 और क्लोरीन। देखिए यहाँ पर अपने पास 500 के 500 Cl थे, इसलिए मेरे को सिलेक्ट करना ही नहीं था कि कौन एक्सियल पे जाएगा कौन इक्वेटोरियल पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं PF5 की। तो देखो अगेन ये sp3d हाइब्रिडेशन होगा, इसके अंदर स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर लेना, और 5 फ्लोरीन इस पे अटैच होंगे। तो यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, यहाँ पर भी सारे के सारे फ्लोरीन है, इसलिए मैं सिलेक्ट करना ही नहीं है कि कौन सा कहाँ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल सुनना आप, PFCl4। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अपने पास एक फ्लोरीन है और 4 क्लोरीन है।
आप जानते हैं कि फ्लोरीन प्रेफर करता है कौन सी पोजीशन पे जाना, एक्सियल पोजीशन पे। तो फ्लोरीन कहाँ जाएगा, एक्सियल पे, और क्लोरीन कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पे। तो यहाँ पे Cl, Cl और Cl। ऐसे ही अगर मैं बात करूं PF2 Cl3 की, तो दो फ्लोरीन है, दोनों कहाँ जाएंगे, एक्सियल पर, और यहाँ पर क्या जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। नेक्स्ट एग्जांपल PF3Cl2। फ्लोरीन सबसे पहले प्रेफर करेगा कहाँ जाना, एक्सियल पर। तो देखो दो फ्लोरीन एक्सियल पे आ गए, अब एक फ्लोरीन और बच गया, लेकिन एक्सियल तो ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रक्चर बनेगी नहीं। फ्लोरीन जो है वो इक्वेटोरियल पर भी जुड़ सकता है, लेकिन जब उसके पास चॉइस होती है एक्सियल और इक्वेटोरियल में से, तब वो किसको प्रेफर करेगा, एक्सियल को। और यहाँ पर लग जाएंगे दो क्लोरीन, ठीक है। और ऐसे लास्ट एग्जांपल PF4Cl। तो उस केस में Cl एक कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पे, बाकी 4 फ्लोरीन लग जाएंगे, जिनमें से 2 इक्वेटोरियल पे आएंगे और एक कहाँ आएगा, एक्सियल पर। केस 2, सेकंड केस समझते हैं। जब एक सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 4 सिग्मा बॉन्ड हो प्लस एक लोन पेयर हो। तो इस केस में हम देख चुके हैं पहले, ज्योमेट्री TBP ही रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री में सिग्मा बॉन्ड पेयर को भी देखते हैं और लोन पेयर को भी देखते हैं। लेकिन जो सेफ है उससे बन जाएगी इसकी सीसो। एग्जाम्पल समझिए जरा। सबसे पहला एग्जाम्पल इसका होता है SF4। स्टेरिक नंबर से जब आप इसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 5। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ तो 4 ही फ्लोरीन अटैच्ड है, और 4 फ्लोरीन के लिए हमें केवल कितने सिग्मा चाहिए, 4। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक वहां पर कौन होगा, लोन पेयर होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी सल्फर। लोन पेयर कहाँ जाना चाहेगा, इक्वेटोरियल पे, तो यहाँ सल्फर आएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर आएगा, एक फ्लोरीन नीचे आएगा। अगेन वही, फ्लोरीन प्रेफर करता है एक्सियल पे जुड़ना, लेकिन अगर कोई चॉइस नहीं हो तो इक्वेटोरियल पर भी जुड़ सकता है, लेकिन जब चॉइस होती है तो कहाँ जुड़ना चाहेगा, एक्सियल पर। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का IOF3। तो देखिए इसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने पर 5 आएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल 4 एटम अटैच्ड हैं सेंट्रल एटम से, तो 4 सिग्मा बॉन्ड चाहिए होंगे, और एक क्या बच जाएगा यहाँ पर, लोन पेयर। आप ये समझिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर इसलिए पता लगा पा रहा हूँ स्टेरिक नंबर से, और स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हाफ V + M - C + A। यहाँ पर 4 एटम अटैच्ड हैं, तो मुझे पता है कम से कम 4 सिग्मा बॉन्ड तो चाहिए, और एक वहां पर क्या होगा, लोन पेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, तो आयोडीन सेंट्रल एटम, एक लोन पेयर कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पर। अब जो अपने पास एटम्स हैं 4, उनमें एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से। तो मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड हमेशा कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पर। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ फ्लोरीन, ऊपर फ्लोरीन होगा और नीचे फ्लोरीन होगा। ये स्ट्रक्चर बन जाएगी IOF3 की। तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसमें, केस 2 में, जहां पर आपके पास में 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा। केस 2 में आपने देखा था कि 4 सिग्मा बॉन्ड थे और एक लोन पेयर था। तो मान लीजिए लोन पेयर है और ये इसके 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो लोन पेयर है, आपको पता है लोन पेयर रिपेल करेगा, तो लोन पेयर इधर इसको रिपेल करेगा, लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, लोन पेयर इसको रिपेल करेगा। और जैसे इनको रिपेल करेगा, ये जो इसकी शेप है कुछ इस तरीके से बन जाएगी। जो बॉन्ड एंगल्स जो आपको एक्सियल पोजीशन परफेक्टली इसके परपेंडिकुलर नजर आ रहा था, वो यहां नहीं होकर अब कुछ यहां आ जाएगा। ऐसे जो नीचे वाला एक्सियल था वो कुछ यहां आ जाएगा, क्योंकि इधर से रिपल्सन मिल रहा है उसको लोन पेयर का, लोन पेयर इसको रिपेल करेगा यहाँ पर। और ये जो बॉन्ड है ये भी कुछ पास पास आ जाएंगे यहाँ पर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड एंगल पहले आपको 90 का दिख रहा था वो 90 से छोटा हो जाएगा, जो ये वाला बॉन्ड एंगल आपको 90 का दिख रहा था वो 90 से कम का हो जाएगा, जो ये पहले 120 का था वो 120 का नहीं रहेगा, और ना ही ये भी 180 का रहेगा। मतलब सुनना, इस लोन पेयर ने आके इसकी ज्योमेट्री को डिस्टोर्ट कर दिया है, इसलिए कई बार इसको डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री भी कहते हैं। और आपको मैं बता दूं, इसमें जो बॉन्ड एंगल है उसमें कोई भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का नहीं है, एक भी बॉन्ड एंगल इसमें 90 डिग्री का नहीं है,
कोई भी बॉन्ड एंगल इसमें 120 का नहीं है और कोई भी बॉन्ड एंगल इसमें 180 और 120 का नहीं है। इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड ट्रायंगल ज्योमेट्री, टीबीपी ज्योमेट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, केस 3। थ्री सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर। इसका एग्जांपल IF3। स्टेरिक नंबर जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, सॉरी आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, प्लस फ्लोरीन यहाँ पर 3 है, कैटायनिक चार्ज 0, एनायनिक 0। सोल्व करने पर आंसर कितना जाएगा 5। और आप देख रहे हैं कि केवल 3 ही फ्लोरीन है, तो सिग्मा बॉन्ड 3 ही बन पाएंगे यहाँ पर, और लोन पेयर कितने रह जाएंगे इसके पास में 2 लोन पेयर। तो जब आप इसकी शेप बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो लोन पेयर कहाँ जाएंगे इसके इक्वेटोरियल पर। एक फ्लोरीन यहाँ होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ, इस तरीके से इसकी जो शेप है वो बन जाएगी टी शेप। ठीक है, और ज्योमेट्री आप जानते हैं कि ज्योमेट्री इस केस में भी क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इस केस में आपने देखा था कि 3 तो सिग्मा बॉन्ड थे और 2 लोन पेयर थे। तो अगेन जो लोन पेयर है, मान लीजिए ये एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पर है, ये दूसरा लोन पेयर है इक्वेटोरियल पर, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के बाद में कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से डिस्टोर्ट होके बन जाएगा। ज्योमेट्री की बात करूं तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, सॉरी डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, और इसकी जो शेप है वो शेप कैसी बन जाएगी, बेंट टी शेप। इसको कई बार बेंट टी शेप भी बोलते हैं, मुड़ा हुआ जो टी बनता है आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं बेंट टी शेप। नेक्स्ट केस इज 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर। तो अगेन ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप इसकी क्या होगी, लीनियर। एग्जांपल्स इसके देखते हैं। इसका जो सबसे पहला एग्जांपल है वो होता है XeF2। स्टेरिक नंबर 5 होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल 2 ही फ्लोरीन है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 क्या होंगे इसमें, लोन पेयर। तो यहाँ पर सेंट्रल पे कौन आएगा, जिनोन आएगा, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, 3 लोन पेयर है। उस बार इस बार तीनों लोन पेयर कहाँ जाएंगे, वो तीनों चले जाएंगे कहां पर, इक्वेटोरियल पर। तो इसकी शेप हो जाएगी लीनियर शेप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ICl2 माइनस। इसमें भी देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 और 3 क्या होंगे, लोन पेयर। पता कैसे चला, स्टेरिक नंबर से पता चला। सेंटर पे कौन होगा, आयोडीन। लोन पेयर है तो लोन पेयर पहले कहां जाएंगे, इक्वेटोरियल पर। तो यहाँ लोन पेयर आ गए इक्वेटोरियल पे, एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन नीचे, और पूरे पर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो अब पढ़ते हैं, जरा समझिए यहाँ पर। इसका जो लास्ट वाला केस था, केस 4th, जिसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड थे, सॉरी 2 सिग्मा बॉन्ड थे और 3 लोन पेयर थे, उसमें देखो एक लोन पेयर ये रहा इक्वेटोरियल पे, दूसरा लोन पेयर ये रहा, तीसरा लोन पेयर ये रहा, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे। यहां पर ये तीनों के तीनों लोन पेयर एक दूसरे से 120 पर है, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और तीनों जब आपस में रिपेल करेंगे 120 पर, तो इनका जो नेट रिपल्सन है वो कितना हो जाएगा, 0। और नेट रिपल्सन 0 होने की वजह से जो नेट फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, वो 0 होने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टोर्टेड नहीं, वो ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। क्लियर है यहाँ तक। और इसमें जो बॉन्ड एंगल की मैं बात करूं तो देखो यहाँ तो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में, इस सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में एक एटम ऊपर की तरफ है, एक एटम कहाँ है, नीचे है। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपसे मैं पूछूं कि टीबीपी ज्योमेट्री के कितने केस में एक रेगुलर ज्योमेट्री पॉसिबल है, तो आंसर है जहां पर लोन पेयर नहीं है वहां पर रेगुलर ज्योमेट्री पॉसिबल है। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि जहां लोन पेयर है फिर भी रेगुलर ज्योमेट्री पॉसिबल है, तो उसका आंसर है कि जब 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर हों तब उसकी रेगुलर ज्योमेट्री पॉसिबल है। तो यहां पर आप एक बात समझिए,
कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो टीबीपी ज्योमेट्री है उसके जो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर वाले जितने भी केस हैं वो सारे के सारे शेप में कैसे होंगे, लीनियर। और आप जानते हैं कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप भी कैसी होती है, लीनियर। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जितने भी इस टाइप के केस हैं वो वाले, और जितने भी sp हाइब्रिड हैं वो सारे के सारे होंगे क्या, आइसो स्ट्रक्चर। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कौन से आइसो स्ट्रक्चर होंगे, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो CO2, क्योंकि CO2 में क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। XeF2 उसमें भी क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। उसके साथ साथ ICl2 में क्या होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। सॉरी, इसमें sp3d होता है, ये वाला केस होता है। ICl2 माइनस में भी क्या होता है, sp3d I3 माइनस। ये सारे के सारे जितने भी केस होते हैं ये आपस में होते हैं आइसो स्ट्रक्चर, और इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर होती है। तो आप तो इतना याद रख लो कि जितने भी टीबीपी ज्योमेट्री के ये वाले केस और एसपी हाइब्रिड वाले जितने भी हैं वो सारे आपस में क्या होंगे, आइसो स्ट्रक्चर, और सबकी शेप क्या होगी यहाँ पर, लीनियर होगी। हाँ ध्यान रहे, ज्योमेट्री डिफरेंट है, मैं ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर केवल और केवल शेप की बात कर रहा हूँ। ज्योमेट्री इसकी तो लीनियर रहेगी और इसकी टीबीपी रहेगी, लेकिन शेप दोनों की क्या होगी यहाँ पर, सेम होगी। तो ये थे अपने sp3d हाइब्रिडाइजेशन के सारे केस, एक एक करके हमने सारे समझ लिए हैं। बॉन्ड कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, बॉन्ड एंगल कितने का होगा, कब डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री होगी, कौन सा ग्रुप कहाँ अटैच्ड होगा, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये था sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, एक एक चीज हमने यहाँ पर पढ़ी है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी फ्रेंड्स IIT JEE नीट या फिर IIT JAM केमिस्ट्री से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपका कोई फ्रेंड 11th या 12th क्लास में पढ़ रहा है, 12th साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा है, तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।